नमस्ते। आज हम कांग्रेस सेशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और कांग्रेस ने एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। तो कांग्रेस के जितने सेशन हुए उसमें जो मुख्य जितने सेशन हैं, जो मुख्य सत्र हैं, उनसे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल आपसे आए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप देखते हैं, ये लूसेंट की किताब है, इसमें हर अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम मुख्य अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है, आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपने नाम सुना होगा A.O. ऑक्टेवियन ह्यूम, जो है A.O. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश सरकार का ही अधिकारी था, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको ये भी पता होगा कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए पहला जो अधिवेशन है 1885 में वो मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। इसलिए आज भी प्रतिवर्ष 28 दिसंबर को कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है। उसके बाद ये भी देखिए कि जब ये पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो उसमें टोटल जो जितने लोगों ने उस अधिवेशन में भाग लिया वो कितने लोग थे? 72 लोग थे। ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष जो थे कांग्रेस सेशन के, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो इसके स्थापना जिन्होंने किया था A.O. ह्यूम, वो जनरल सेक्रेटरी थे इसमें। A.O. ह्यूम के बारे में थोड़ी सी आप ये बात जान लीजिए कि वो एक सिविल सर्वेंट था। आजकल जैसे आप IAS की तैयारी करते हैं ना, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उस समय उस ज़माने का वो एक तरह से आप कह सकते हैं IAS ही था। वो 1849 के आसपास वो भारत आया था और उसने अपनी सेवाएं दी थी। मुख्यतः वो अभी आज के जो उत्तर प्रदेश है उसमें इटावा में उसकी पोस्टिंग थी। और रिटायरमेंट के बाद वो भारत में उसने कांग्रेस की स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष आप जैसे मैंने बोला आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, और ये नाम से समझ नहीं आता लेकिन ये क्रिश्चियन थे। तो आप कोई पूछे पहला क्रिश्चियन अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी होंगे। दूसरा अधिवेशन जो था वो 1886 में हुआ। एक चीज़ जो आप देख रहे हैं कि अधिवेशन जो है ना वो हर साल होते थे, प्रत्येक साल हो रहे हैं अधिवेशन। 85 में हुआ, 86, 87, 88, हर साल हो रहा है। तो अगर हम आज़ादी की बात करें, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और जैसा मैंने आपको बताया कि अधिवेशन जो था हर साल दिसंबर के महीने में होता था। तो 1947 के अगस्त में तो हम आज़ाद हो गए, तो 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ दिसंबर में, तो 1946 तक अधिवेशन हुए। तो अगर आप 1885 से 1946 तक देखेंगे तो टोटल आपके 62 ईयर्स होते हैं, मतलब 62 अधिवेशन होंगे, क्योंकि 1885 में भी पहला अधिवेशन हुआ था। लेकिन 1946 तक 62 यानी 62 अधिवेशन नहीं हुए थे। 1946 तक केवल 55 अधिवेशन ही हुए थे, यानी बीच में 7 साल ऐसे थे, 7 ईयर्स ऐसे थे जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1930 पहला साल था, मतलब 1885 से 1929 तक लगातार हर साल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1930 पहला साल था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। आप यहाँ देखेंगे अगर, तो देखिए इसमें तो हर साल हुआ है। पीछे आप देखेंगे अगर तो देखिए 1929 के बाद सीधे 31 में अधिवेशन हुआ है। और फिर आप ध्यान से देखिए तो 1940 के बाद 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुए हैं, क्योंकि 1940 और 45 के बीच में 5 साल कोई एडमिशन नहीं हुए। एक तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा भारत में बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, फिर उसमें क्रिप्स मिशन भारत आया था, वेवल मिशन भारत आया था, बहुत सारे मिशन भारत में आ रहे थे। फिर 1935 में नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये टोटल आपको जो थे ये 7 साल नहीं हुए। 1930 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ, और 1941 से 45 के बीच में ये 7 साल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है। अब जो ये 1946 तक जो 55 अधिवेशन हुए, ये पूरे के पूरे 55 अधिवेशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी पहला हो गया बॉम्बे में।
दूसरा हुआ कोलकाता में 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और वहाँ पे उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आपको पता है एक पारसी व्यक्ति थे, तो पहला पारसी अध्यक्ष कांग्रेस का कौन हुआ? वो दादा भाई नौरोजी होंगे। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप ये भी जानते हैं कि वो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे, मतलब वो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब हुआ ब्रिटेन की लोकसभा, तो वो ब्रिटेन के लोकसभा के सदस्य भी थे। तो दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। और कलकत्ता के बारे में, तब हम इसको कलकत्ता कहते थे, आज कोलकाता कहते हैं। कोलकाता के बारे में एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं। 1946 तक, जैसे मैंने आपको बोला, 55 अधिवेशन हुए थे, उनमें से 10 अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं। तो आपके जो 4 महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं और सबसे कम अधिवेशन दिल्ली में हुए हैं। दिल्ली में केवल 3 ही अधिवेशन हुआ था। मुंबई और मद्रास में 7 के आसपास अधिवेशन हुए थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं। पहला अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1886 में, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि 1887 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में, उसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने और वो पहले मुस्लिम थे। तो चौथा अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में हुआ। यहाँ उसका अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल जो था वो पहला अंग्रेज़ था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और वो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बना। तो पहले 4 जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। और अगर आप ध्यान से देखिए तो अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पहले 4 अधिवेशन हुए और अलग अलग धर्म के लोग, पंथ के लोग उसके अध्यक्ष बने। इसके पीछे कांग्रेस की ये सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में अधिक से अधिक लोगों के साथ कांग्रेस जुड़े, अधिक से अधिक लोग इसके सदस्य बने और अलग अलग सोच, विचार, धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग इससे जुड़े, इसलिए ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने अपनाई थी। 5वां अधिवेशन हम छोड़ते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये इम्पोर्टेंस हो जाता है। ये जो एक नाम आप देख रहे हो, सर विलियम वेडरवन, आगे इसी वीडियो में मैं आगे इस बारे में चर्चा करूँगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस जो अधिवेशन आपको आएगा वो आएगा 7वां, माफ़ कीजिए, जो 1891 में हुआ था। 1891 में नागपुर में 7वां अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लो। इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, तो कांग्रेस जो शब्द था, जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें नेशनल वर्ड पहली बार 1891 के नागपुर अधिवेशन में ऐड किया गया था। आप नाम सुनते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसके पहले वो इंडियन कांग्रेस थी। नेशनल शब्द जो है वो जुड़ा 1891 के नागपुर सेशन में। और नागपुर आपको पता है भारत का सेंटर है, भारत का सेंटर नागपुर को माना जाता है, आपको पता है। वहाँ पे 0 माइल्स नाम की जगह भी है और डायमंड क्रॉसिंग भी है। डायमंड क्रॉसिंग आप जानते हैं, रेलवे की क्रॉसिंग होती है, उसको खिंचा लीजिए, उसका इस संदर्भ में बात नहीं हम छोड़ते हैं। उसके बाद आप सीधे हम आएंगे 12वें पे, 1896 में फिर से कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गान, जिसको पहली बार हमने गाया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। वो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। बहुत आसान है, क्योंकि मैंने जैसे बोला हर साल अधिवेशन होता था, 1929 तक तो कभी गैप नहीं था। तो आपको कौन सा अधिवेशन, अगर सवाल पूछा, अगर आपको ये भी याद है कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो वो कौन सा अधिवेशन था उसके लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से उस साल में से 84 माइनस कीजिए। 84 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 85 में पहला हुआ था, तो 85 माइनस मत कीजिएगा, 85 माइनस करने पे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। 85 में पहला हुआ था तो 84 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ऐसे आप समझिए। तो जो भी ईयर हो उसमें से 1884 को माइनस कर दीजिए, आपका वो सेशन आ जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि 1901 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो उसमें से आप 84 माइनस कीजिए, तो 16 और 1 17, 17वां अधिवेशन हुआ था।
1929 तक कोई दिक्कत नहीं है। 1915 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 1900 तक आएंगे आप तो 84 से 1916 साल, और 1900 से उधर 15 साल, तो 21वां अधिवेशन 1915 में हुआ था। तो ऐसे बहुत आसान है आपको, ये केवल आपको अगर साल याद है तो आप वह कौन सा सत्र है, कौन सा सेशन है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 1996 में से आप 84 घटाइए तो 12 आएगा। 1996 में 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी नाम याद रखिए, वो मुस्लिम थे। आजकल लोग वंदे मातरम पे आपत्ति जाहिर करते हैं, उस समय वो मुस्लिम ही थे। उसके बाद 1901 में देखता हूँ। 1901 जैसे मैंने पहले बोला 17वां सेशन था। 1901 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिनशा इदुल्ची वाचा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंस है इसलिए क्योंकि ये ही पहला सेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो गांधी जी ने किस सेशन में पहली बार भाग लिया था कांग्रेस के? 1901 के कलकत्ता सेशन में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1901 के कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने भाग लिया था पहली बार, वो याद रखिएगा। 1901 के कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। उसके बाद इम्पोर्टेंस के व्यू से हम आएंगे तो हम आ जाएंगे 1905 में। उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, याद रखिए बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, उनके अध्यक्षता में हुआ था। 1906, 1907 ये इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। 1906 में दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बनते हैं, और ये सेशन फिर से कलकत्ता में होता है, और वहाँ पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई ने किया था। अभी हम आगे आएंगे तो पूर्ण स्वराज शब्द भी आएगा, और तब मैं बताऊंगा स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है। तो सवाल आपसे कभी भी एग्जाम ये भी पूछ सकता है, पहली बार पूर्ण स्वराज का शब्द का प्रयोग कब किया गया था, या पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। तो जब ये पूछे कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो वो 22वां संविधान कांग्रेस का सेशन 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन में। 1907 में सूरत का विभाजन, सूरत स्प्लिट, ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल टॉपिक है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सूरत में कांग्रेस में विभाजन हुआ, ये पहला विभाजन था कांग्रेस में। वहाँ पे कांग्रेस नरम दल और गरम दल, जिसको आप बोलते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल, मॉडरेट्स मतलब नरम दल, उनमें विभाजित हो गया। कांग्रेस में दो तरह के नेता थे। एक ये मानते थे कि जो भी संविधान कहता है, उस समय भी जो हमारे देश में संविधान चालू था, जो अंग्रेज़ों ने चलाया था, उसके अंतर्गत रह के ही हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, मतलब सिस्टम के अंदर रह के। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के थे, वो कहते थे जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिससे हमको आज़ादी चाहिए, उसके ही अंदर रह के लड़ेंगे तो खाक आज़ादी मिलेगी। हमको मास मूवमेंट करना पड़ेगा, हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा, हमको आंदोलन चलाना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ या जो विदेशी शासक है उनके खिलाफ सड़क पे आना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इतिहास को बारीकी से पढ़िए तो आप देखिए 1906 या 1907 के पहले, 1905 में खैर बंगाल विभाजन हुआ तो थोड़ा आंदोलन हुआ। 1905 के पहले 1885 से 1905 20 साल में कोई आपको एक आंदोलन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये कांग्रेस थी उस समय, जो मॉडरेट्स की कांग्रेस थी, जो नरम दल की कांग्रेस थी, वो उसमें विश्वास ही नहीं करती थी। वो कहती थी सरकार के खिलाफ जाके हम नहीं करेंगे, सरकार के सिस्टम के अंदर रह के ही हम अपनी मांग करेंगे। ये भी इसलिए बाद में ये भी कहा जाता है कि शुरू के जो कांग्रेस थी उसको शायद पूर्ण स्वराज की मांग ही नहीं करना चाहती थी। वो स्वराज की मांग में खुश थी। वो ये बोलती थी कि हम आपके अधीन ही रहेंगे, हमको हमारा सरकार, अपनी सरकार चलाने दीजिए। तो इसलिए वो नरम दल थे। तो 1907 में जो पहला सूरत में जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ये रास बिहारी घोष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1910, हाँ देखिए 1910 में फिर से इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ 26वां। ये विलियम वेडरबर्न, यहाँ देखिए फिर से अध्यक्ष बने। मैंने बोला था आपको कि 1889 में जो 5वां अधिवेशन हुआ था तब भी विलियम वेडरबर्न जो थे वो अध्यक्ष थे। ये इसका कुछ खास महत्व तो है नहीं दोनों अधिवेशन का, लेकिन आजकल क्यों ये महत्व हो गया, क्योंकि अभी आप देखिए कल परसों 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया था, जो हमारे कांग्रेस के अभी एक नेता हैं राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक माफ़ीनामा पत्र दिखाया था सावरकर का, वीर सावरकर का 9वां पत्र दिखाया था, ये बताते हुए कि इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी।
तो वो जो 1910 का साल है ना, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1910 के साल में ही अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर को गिरफ्तार किया था और उनको अंडमान जेल भेजा था, जो सेलुलर जेल था, काला पानी, वो जेल भेजा था 1910 में ही। और जब उनको जेल भेजा गया तब देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, वो एक अंग्रेज ही था। तो जो संगठन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही है उसका अध्यक्ष ही अंग्रेज है। इतिहास में भी फनी चीज़ें होती रहती है, खैर जाने दीजिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस हो गया, अदरवाइज़ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हो सकता है कि अगर कोई खुराफाती एग्जामिनर मिला तो हो सकता है ये सवाल पूछ दे 1910 में का अध्यक्ष कौन था। हालांकि संभावना नहीं है, फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब आइए 1911, फिर से कलकत्ता। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, 1896 में। कौन सा अधिवेशन था, 12वां। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, सयानी साहब थे। कौन थे अध्यक्ष, कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। और फिर हम 1911 में आते हैं, कलकत्ता, फिर से कलकत्ता अधिवेशन 27वां है। और अध्यक्ष कौन है, पंडित विशन नारायण धर। और यहाँ पे पहली बार BN धर, अब BN धर भी याद रख सकते हैं, पहली बार जन गण मन गाया गया। 1912 में बांकीपुर में हुआ था। ये बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बांकीपुर जो है वो बिहार में, पटना के पास है। तो बिहार में पहला सेशन जो था वो 1912 में हुआ था। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के बाद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में 2 सेशन हुए हैं कांग्रेस के, एक बांकीपुर में जो पटना के पास है और एक गया में 1923 में। पहला सेशन 1912 में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे 1916 में लखनऊ पैक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने आपको बोला कि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो ये जब 2 भाग में विभाजित हुए थे तो इनका आपस में फिर से मिलन भी हुआ। और वो मिलन कब हुआ, वो मिलन 1916 में हुआ। 1916 में कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वो दोनों आपस में मिले और फिर एक कांग्रेस होकर उसने मुस्लिम लीग से भी समझौता किया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1917 फिर से कलकत्ता। वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार एक महिला बनी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष। एग्ज़ाम में 2 सवाल पूछते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो एनी बेसेंट होंगी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। आपको पता है एनी बेसेंट वो भी एक अंग्रेज़ थी, वो भी ब्रिटेन से थी, लंदन से थी। वो भारत में आई, उनके नाम पे एक होम रूल आंदोलन है जिसके साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। होम रूल आंदोलन के साथ भारत के एक और नेता का नाम जोड़ा जाता है, आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक का। होम रूल आंदोलन 2 जगह भारत में किया गया था, महाराष्ट्र में, पुणे में, और तमिलनाडु में किया था। मद्रास में किया था किसने, एनी बेसेंट में, और महाराष्ट्र में किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक में। और ये बाद में तमिलनाडु में ही, मद्रास में इनका निधन भी हो गया एनी बेसेंट का। 1933 में शायद इनका निधन हुआ था, उस समय वो मद्रास में ही मर गई। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की। ये कब हुआ था, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में ये हुआ था। 1917 में देखिए एक विशेष अधिवेशन हुआ है। एक चीज़ और याद रखिए, विशेष अधिवेशन 3 हुए थे कांग्रेस में। अब विशेष अधिवेशन क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल अधिवेशन दिसंबर के महीने में होता था, 26 दिसंबर या कभी 27-28 दिसंबर के, मतलब लास्ट दिसंबर में होता था। लेकिन अगर आपको कुछ अलग से एक नई नीति बनानी हो, कुछ नई घोषणाएं करनी हो, तो उसके लिए साल के अंत तक इंतजार तो करेंगे नहीं। तो क्या करते थे, साल के बीच में ही एक स्पेशल सेशन बुलाते थे, विशेष अधिवेशन बुलाते थे, और विशेष अधिवेशन बुला के कोई भी नई चीज़ की घोषणा अगर करनी होती थी वो करते थे। तो ये 1918 में बम्बई में पहला विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। यहाँ लिखा है कांग्रेस का दूसरा विभाजन, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया था उसका विरोध करने के लिए एक तरह से ये मीटिंग बुलाई गई थी 1918 में, जिसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन आप इसलिए बोल सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के समर्थक थे।
तो बेसिकली 1918 का जो बम्बई में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिवेशन का विरोध करने के लिए उसे बुलाया गया था, या उस पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उसको बुलाया गया था, आप ऐसा उसको बोल सकते हैं। अब आते हैं हम, अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका अधिवेशन है वो आप देखिए 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 के नागपुर अधिवेशन के पहले आप पढ़ेंगे 1920 में ही कलकत्ता में एक बार फिर अधिवेशन हुआ था, जो विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन मतलब स्पेशल अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे, ये अधिवेशन सितंबर के महीने में हुआ था, अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक में हुआ था। और ये इसलिए कराया गया था क्योंकि आपको पता है 1920 में ही गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन लाया था, कौन सा आंदोलन किया था? असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन करना चाहते थे और सितंबर के महीने में ही करना चाहते के आसपास वो प्लानिंग थी। तो दिसंबर तक का इंतजार तो करेंगे नहीं, तो सितंबर के महीने में, और आपको पता है असहयोग आंदोलन 5 सितंबर को शुरू हुआ है असहयोग आंदोलन। तो उस समय सितंबर के महीने में एक विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र बुला के असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने अपनी सहमति दी। इसलिए उस समय जो सितंबर महीने में असहयोग आंदोलन हुआ, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। और 1920 में जो रेगुलर सेशन होता था, जब वो नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष CV राघवाचार्य ने किया, उस समय कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में कुछ परिवर्तन किए और उन्होंने ये कहा कि हम पहले जो सिस्टम के अंदर रह के हम अपनी बातों को रखते थे, अब हम सिस्टम के बाहर यानी संविधान से बाहर जाके भी, उस समय जो संविधान भारत में चलता था उसके खिलाफ जाके भी, उसके बाहर जाके भी, भले ही नॉन वायलेंट अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए ही, लेकिन उसके बाहर जाके भी हम लोग अब स्वतंत्रता की मांग करेंगे। ये 1920 के नागपुर सेशन में किया गया। और इसके बाद देखिए 1922 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने बोला वो गया में हुआ था। 1923 में काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे एक सेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की। ये अबुल कलाम आज़ाद से अलग हैं, वो कुछ लोग उनको मौलाना कलाम आज़ाद मत समझिए, ये मौलाना मोहम्मद अली ने की। और यहाँ पे खादी बोर्ड की स्थापना की गई। खादी बोर्ड की स्थापना 1923 के काकीनाडा कांग्रेस के सेशन में हुई। 1923 में फिर से एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया दिल्ली में और उसके अध्यक्ष बने अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे युवा अध्यक्ष थे। आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ था, शायद सऊदी अरबिया में हुआ था। और उस समय 1923 में ये 35 साल के थे, मात्र 35 साल की उम्र में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। इसलिए इनको सबसे युवा अध्यक्ष कहा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। उसके बाद 1924 में बेलगाम जगह कहाँ है? कर्नाटका में है। वहाँ पे 40वां अधिवेशन हुआ था 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने केवल एक ही कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी जो 1924 में हुई थी, बेलगाम में हुई थी। बेलगाम जो है वो कर्नाटका में है, लेकिन आपको शायद ये बात पता हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक हमेशा आपस में झगड़ते हैं। महाराष्ट्र हमेशा बोलता है कि हमारा इलाका है, तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है आप कह सकते हो। और इसलिए 2012 में कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि हम बेलगाम को अपनी दूसरी राजधानी बनाएंगे। और 2012 में बेलगाम, आपको पता है बेलगाम में एक विधानसभा भवन भी है कर्नाटका का। तो ये नाक की बात है। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसको लेके, लेकिन बेलगाम अगर आप अभी की स्थिति में देखिए तो वो कर्नाटक में आता है। हालांकि महाराष्ट्र हमेशा इसको अपना हिस्सा मानते रहा है, तो डिस्प्यूटेड लैंड है। वहाँ पे 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो महात्मा गांधी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1925 में कानपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में जो हुआ था उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। उसके 8 साल के बाद 1925 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी भारत की, वो थी सरोजिनी नायडू। अधिवेशन हुआ कानपुर में। 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ जहाँ पे खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेस के सदस्यों को श्रीनिवास अयंगर उसके अध्यक्ष थे।
ये यहाँ जो जो लिखा हुआ है 1927 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। फिर आप लोग ये कहेंगे कि 1930 में 29 में जो हुआ था वहाँ भी की गई थी। एक्चुअली 1927 में भी की गई थी, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था, इसलिए ये जो लिखा है वो सही लिखा है। और विशेष करके तो आपको उसमें पता है कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन में क्या आया था, वो भारत की भविष्य को तय करने आए थे कि भारत को अगर हम आज़ादी देंगे या फिर भारत में को अगर हम भारत में आगे का जो शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, उसकी रूपरेखा कैसे होगी, उसको तय करने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था। और उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। मतलब हमारा देश कैसे चलेगा उसको उसका तय बाहर के लोग करेंगे, इसलिए भारतीयों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था। तो एक तरह से 1927 का जो मद्रास का सेशन था उसमें ये भी स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि हम कैसे इसका विरोध करेंगे। उसके बाद 1929 बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं लाहौर में हुआ था 1929 में कांग्रेस का सेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगले साल 1930 में, अब देखिए मैं सेशन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है ये क्या है, 1929 का अंतिम समय चल रहा है। 27, 28 से 26 दिसंबर की बात है, 2-3 दिन के बाद 1930 शुरू होने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की और उन्होंने ये घोषणा की कि हम अगले महीने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। 1930 26 जनवरी को से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये 1929 के लाहौर सेशन में इस बात को तय किया गया। और 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त कर दिया गया। लेकिन वो 26 जनवरी का जो महत्व है वो ख़त्म ना हो, वो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको याद रखे, इसीलिए भारत ने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, अपना संविधान अपनाया। और उस दिन हम एक रिपब्लिक बने, हम एक गणराज्य बने। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनके तैयार हो गया था और सब कुछ फाइनलाइज हो गया था। फिर भी इस दिन की महत्ता को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने 2 महीने और इंतजार किए और 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरी तरह अपनाया गया। पूरी तरह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ संविधान की कुछ चीज़ें जो थी वो 1949 को ही अपना ली गई थी। जब हम कभी संविधान पढ़ेंगे तब उस पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये इसलिए 1929 का जो ये लाहौर सेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये 1931 का कराची सेशन, जहाँ मौलिक अधिकार की मांग की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन अभी हाल में किसी एग्जाम में सवाल डायरेक्ट आया था कि मौलिक अधिकार की मांग किस सेशन में की गई थी, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1934 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बम्बई में 49वां अधिवेशन हुआ था। हाँ, उसके पहले ये चीज़ याद रखिए, देखिए 1929 के बाद डायरेक्ट 1931 में हुआ, पहली बार है 1930 में, पहली बार ऐसा है कि जब कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1930 के समय भारत में क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी नाराज़ थे। 1930 में आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन की भी बात चल रही थी, जिसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए। इसी सब उहापोह में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 1934 में CSP का मतलब है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या थी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि गांधी जी का जो ये तरीका है सत्य और अहिंसा से आज़ादी प्राप्त करने का, इस तरीके से वो सहमत नहीं थे। वो कहते थे इससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, वो कांग्रेस से टूटे नहीं, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसमें आप जो उसमें फेमस नाम अगर आप देखेंगे तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया साहब, ये लोग थे, ये लोग उसके महत्वपूर्ण निभाते थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में ही, वो भी JP और नरेंद्र देव ने ही बनाया था। और फिर बाद में बॉम्बे में वो लोग आए जब ये अधिवेशन हो रहा था, फिर उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। उसके बाद 1937 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1937 में, फिर 35 में भी अधिवेशन नहीं हुआ, वो दूसरा पहला 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ, फिर दूसरा ब्रेक कब आया 1935, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप बाद में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद कांग्रेस इस तैयारी में जुट गई थी कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे और इस एक्ट के अंतर्गत हम सरकार बनाएंगे। और 1937 में जब इलेक्शन हुआ तो 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुआ था, उसमें 8 प्रोविंस में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी।
ठीक है। तो इसलिए 1935 में भी नहीं हुआ। 1937 वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फैज़पुर में हुआ था। फैज़पुर एक गांव है, पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। और इसके पीछे का एम क्या था, वो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, ताकि गांव के लोग भी इंटीरियर के लोग भी आके कांग्रेस से जुड़े, वो उद्देश्य था। फैज़पुर महाराष्ट्र में है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, जलगांव महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके में आप देखेंगे फैज़पुर आता है। वहाँ पे 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फैज़पुर में अधिवेशन हुआ था। अब कुछ ही अधिवेशन बच गए जो हम देखेंगे। उसके बाद 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे, और ये हरिपुरा गुजरात में है, सूरत में आता है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है। 1939 का क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1939 में त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास जगह है। यहाँ पे अध्यक्ष जब चुनाव हुआ तो दोबारा सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जीत गए चुनाव अध्यक्ष की। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गए, और उनको महात्मा गांधी की बैकिंग थी, महात्मा गांधी का सपोर्ट था। महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी के कैंडिडेट होने के बावजूद वो हार गए, और महात्मा गांधी ने इसको पर्सनल ले लिया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, मेरी हार है। तो कंट्रोवर्सी हो गई। जैसे आपको पता है 1920 के बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद गांधी जी एक तरह से सुप्रीम लीडर हो गए कांग्रेस के, मतलब सर्वे सर्वा हो गए। उनकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी हो गई कि उनके सामने दूसरा कोई भी नेता बौना नजर आता था। तो 1937 में उनके द्वारा बैक किया गया कोई व्यक्ति अगर हार जाए तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने ये बयान तक दे दिया कि ये मेरी पर्सनल हार है। तो कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत सारा मनमुटाव हो गया। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया, तो चूँकि पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, तो ऐसा नहीं कि उनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर उस केस में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ये सवाल पूछ सकते हैं, और पूछना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कि गांधी जी ने जो उस समय बहुमत आया, जो जनमत आया, जो भी चुनाव का परिणाम आया, उसको क्यों नहीं स्वीकार किया, और क्या किया भी, और अगर किया भी, और अगर उनकी पसंद का उम्मीदवार नहीं चुना गया, तो उनको ये क्या जरूरत थी बोलने की कि मेरी हार है। क्योंकि एक बड़ा नेता अगर, अब जैसे आज के समय में आप सोचिए, मान लीजिए बस जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज के समय में बीजेपी में कोई बात हो, और बीजेपी का सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी कुछ सोचे, बोले कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो, फिर वो कोई बयान ऐसा दे दे, तो कितना पूरा हल्का मच जाएगा ना। उस तरह की बात थी, तो बहुत विवाद हो गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए इस्तीफा दे दिया। तो त्रिपुरी का इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है। 1940 में रामगढ़ में फिर से देखिए अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने, ये रामगढ़ झारखंड में है। 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये 5 साल बहुत ही उथल पुथल का समय था। विश्व स्तर पर देखिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारत में भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर बहुत सारे कमीशन भारत में आने लगे थे। क्रिप्स कमीशन आ गया था, वेबल कमीशन आ रहा था, अलग अलग तरह से, क्योंकि अब वहाँ से लोगों को लगने लगा था कि अब आज़ादी जो है बहुत नज़दीक है। अंग्रेज़ भी अब थक गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका इतना लॉस हो गया था, उनको भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में रहना उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है। तो इन सब कारणों से कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में JB कृपलानी के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ, और वो उसके अध्यक्ष, अब 1946 में वो अध्यक्ष हैं, तो अगले साल 1947 के दिसंबर तो वही अध्यक्ष होंगे, लेकिन 1947 के अगस्त में हम आज़ाद हो गए। तो 1947 की आज़ादी के समय भी अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1947 में, भारत की आज़ादी के समय। 1946 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। आज़ादी के बाद कांग्रेस के 2 और अधिवेशन हुए, 1948 और 1950। 47 में जब आज़ाद हुई इसलिए अधिवेशन नहीं हुआ, और 49 में भी नहीं हुआ। तो 1948 में मेरठ जयपुर में हुआ, उसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। और 50 में नासिक में हुआ, वहाँ पे अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। अब ये 50 में भी अलग कहानी है,
हालांकि ये वो पॉलिटिक्स के बारे में छोड़िए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये सरदार पटेल के उम्मीदवार थे, एक तरह से उनके सपोर्ट के नहीं होते। नेहरू जी के सपोर्ट नहीं था। नेहरू जी ने शायद जे बी कृपलानी को सपोर्ट किया था, लेकिन कृपलानी हार गए थे। तो उसमें सरदार नेहरू जी ने धमकी भी दी थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पटेल जी ने समझाया तो ये समझ गया, नहीं इस्तीफा दिया। तो पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में, चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ देखिए मैप भी दिया हुआ है सॉल्यूशन की किताब में, बहुत अच्छा है, इसे आप सीख सकते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे सबसे अधिक अधिवेशन कहाँ हुए हैं, कोलकाता में हुए हैं। 10 अधिवेशन हुए हैं लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सबसे 4 महानगरों में देखेंगे सबसे कम वो कहाँ हुआ है, दिल्ली में केवल 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस के अधिवेशन के बाद नॉर्थ ईस्ट में एक ही अधिवेशन हुआ 1926 में गुवाहाटी में, जहाँ पे खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, श्रीनिवास अयंगर। एक ही बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, 1924 के बेलगाम में, 1925 में कानपुर में प्रथम भारतीय महिला बनी थी सरोजिनी नेहरू, 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। ये सब कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। जब 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, वो भी कलकत्ता का अधिवेशन था, तब अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल हमेशा आता है, तो आपको याद रखना है। तब अध्यक्ष थे हमारे 1911 में बिशन नारायण धर, BN धर। और 1896 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसमें अध्यक्ष थे रहमतुल्ला सयानी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी क्रिश्चियन थे वो। ठीक है, और अंग्रेज़ में भी देखिए जॉर्ज यूल जो था इलाहाबाद के चौथी अधिवेशन में पहली बार, वो पहला अंग्रेज़ था। उसके बाद विलियम बेडमबर्न 1889 में, 1910 में। उसके बाद 1-2 अल्फ्रेड वेब 1894 में, 1-2 और अंग्रेज़ जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। हेनरी कॉटन 1996 में बम्बई में। तो कुल मिला के ये सब इतनी बातें, अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो इन भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, तो इससे बाहर का क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाएगा। इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। हाँ, 1940 का एक रह गया। 1940 में इधर कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया ना। 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें इंडिविजुअल जो बोलते हैं ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो 1940 के अधिवेशन के समय हुई थी। और अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह से BPSC में क्वेश्चन आया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी का तीसरा फॉलोअर कौन था। तो गांधी जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1940 वाला। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्ते।